करंट एसेट्स। सर आपकी आवाज में काफी इको है। ओके, मैं भी ठीक कर दूंगा। और सर बोर्ड भी क्लियर सही नजर नहीं आ रहा। वो भी हो जाता है। ये लें जी, अब ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। यस जी सर। जी, सर सबको अटेंडी बना दें, कोई बार बार रिमूव कर देता है। टेंडी, मैं अगर यही काम करता रहूंगा तो पढ़ाऊंगा कैसे अल्लाह के बंदों को। ये कौन स्टूडेंट है जो ऐसा करता है? अच्छी बात नहीं है यार। अब 2 मिनट ठहरो। समय इसमें ऑप्शन नहीं है कि एक ही दफा सारी बन जाए। What are the current assets? लिखें जी, the assets which can be converted into cash during a period of 1 year और साथ में लिख लें आगे विद इन ब्रैकेट ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस या रूटीन मैटर ऑफ बिजनेस। ड्यूरिंग अ रूटीन मैटर ऑफ बिजनेस। सर विद इन 1 ईयर। जी, विद इन 1 ईयर। सर रिपीट कर दे। जी, the assets which can be converted into cash within a period of 1 year. और विद इन ब्रैकेट मैंने कहा लिख लो ड्यूरिंग अ रूटीन मैटर ऑफ बिजनेस। ओके, अब करंट एसेट्स इस डेफिनेशन में देखें तो इस डेफिनेशन में लिखा है वो तमाम एसेट्स जो कि आपके कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में। ठीक है, इसका मतलब है कि नॉन करंट को अगर कंपेयर करें तो नॉन करंट तो यूज के लिए खरीदा, वो कैश में कन्वर्ट करवाने के लिए तो नहीं खरीदा, लेकिन वो हमें बेनिफिट लॉन्ग पीरियड देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद कैश में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। देखिए बिजनेस भी चलाना है, अब सारा कुछ लॉन्ग टर्म तो नहीं होगा, कुछ शॉर्ट टर्म भी होगा। इसको हम शॉर्ट टर्म एसेट भी कहते हैं ना इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब करंट एसेट्स में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले इन्वेंट्री,
जिसको हम स्टॉक भी कहते हैं। अब हम ना सिर्फ इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे बल्कि ये भी डिस्कस करेंगे कि ये करंट एसेट क्यों है। तो इन्वेंट्री की डेफिनेशन लिखिएगा, एनीथिंग परचेज्ड, एनीथिंग परचेज्ड with the intention of use into the business, with the intention of use तो वो फिर नॉन करंट आ जाएगा, सॉरी with the intention of resale, with the intention of resale, वो यूज मैंने गलत लिखवा दिया, उसको काट दीजिएगा। फिर बोल रहा हूं एनी एसेट विच इज परचेज्ड विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल। अब यहां रुकते हैं पहले जरा, फिर आगे मैं लिखवाता हूं। देखिए बड़ी सिंपल सी चीज है कि कुछ एसेट आप खरीद रहे हैं बिजनेस में यूज के लिए, जैसे फर्नीचर चाहिए, मशीन चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, लॉकर चाहिए एंड सो ऑन। इस तरह बेशुमार एसेट्स हैं। लेकिन कुछ आपके ऐसे भी एसेट्स होते हैं जो आप खरीदते हैं इसलिए कि इसको बेचेंगे। आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं तो चीजें खरीद के बेचेंगे ना। या अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो बनाकर क्या करेंगे, उसको सेल ही करेंगे। तो वो तमाम एसेट, वो तमाम चीजें जो आप बना रहे हो या खरीद रहे हो इस मकसद के लिए कि आप इसको सेल करोगे, वो आपकी इन्वेंट्री है। लेकिन वो इन्वेंट्री नहीं आगे लिखी है, and it shall remain unsold, and it shall remain unsold at period end, unsold at period end। जी बोलिए। लास्ट बात आपने लिखवाई ये जरा समझा दीजिए। मैं दोबारा ये समझा भी देता हूं, दोबारा बोल भी देता हूं। एंड इट शैल रिमेन अनसोल्ड एट पीरियड एंड। मैं जरा एग्जांपल से समझाता हूं। कोई भी एक स्टोर ले लो, जैसे मेट्रो स्टोर है आजकल, ये कैश एंड कैरी जिसको कहते हैं, ठीक है, बेशुमार अब खुल गए हैं। मेट्रो है, जो बड़े स्टोर लिख रहा हूं, इससे भी बड़ा अब आपको पता पिंडी में आ गया है इम्तियाज स्टोर, ठीक है, जिसने सबको ही सत्यानाश कर दिया। तो अगर इनके पास विजिट करें ना आप, तो कितना स्टॉक पड़ा होगा? वो जितना कुछ पड़ा हुआ है वो क्या है, उसको क्या कहेंगे? स्टॉक। क्यों? क्योंकि ये उन्होंने क्यों खरीदा है? किसको? सेल करने के लिए। लेकिन जो जो बिकता जाएगा वो स्टॉक नहीं रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो? यानी जब मैंने खरीदी एक चीज, मैं सपोज बहुत सिंप्लीफाई करता हूं, मैंने 6 शैम्पू खरीदे अपनी शॉप के लिए। अब वो मेरा स्टॉक हो गया। अब एक कस्टमर आया, एक ले गया, एक स्टॉक कम हो गया। अब रोज तो स्टॉक नहीं मुहैया कर सकता ना। स्टॉक मुहैया करने के लिए मुझे क्या करना है? एक पीरियड एंड। आमतौर पे हर, वैसे तो साल के बाद तो मस्ट है ना, लेकिन कई दफा 3-3 महीने के बाद भी करते हैं स्टॉक को मुहैया। तो जो स्टॉक उस वक्त पड़ा हुआ है वो सारा का सारा स्टॉक है। जो चीज पड़ी हुई है, अब इसका मतलब वो सेल नहीं हुई तो पड़ी है ना, वो स्टॉक है। ठीक है। अब ये करंट एसेट क्यों है? जितना भी स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है सेल के लिए है। आखिर सेल होगा ना, जिस दिन सेल होगा ऑटोमेटिकली कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर ज़हन में रखिए, मैंने लिखवाया विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब इसमें जितना भी स्टॉक है, क्या वो 1 साल के अंदर असल में सेल हो जाएगा? एक क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? आंसर इज यस। जी बोलिए। लाजमी तो नहीं 1 साल में स्टॉक सेल हो जाए, मतलब अगर आप कोई मशीनरी इक्विपमेंट बड़े उसमें डील कर रहे हैं। भाई कोई समझ नहीं आई। सर कंटिन्यू करें, कल सवाल कर लेंगे। तो आपको समझ आई? आप लोगों को कोई समझ नहीं आ रही भाई आपकी? सर वो कहना चाह रहा है कि अगर मशीन इक्विपमेंट है तो अगर वो 1 ईयर में सेल नहीं होती तो फिर। जी ओके। देखो ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त आपने किया। आप जरा सवाल भी, जवाब भी सुन लो। मैं जब बात कर रहा हूं स्टॉक की,
किस दिन स्टॉक होगा? मैं बात कर रहा हूं ना स्टॉक की। जिस दिन खरीदूंगा उस दिन स्टॉक बनेगा ना, और जिस दिन मैं खरीद रहा हूं मेरी इंटेंशन क्या है? मैंने इसको सेल करना। एग्रीड? एज अ बिजनेसमैन मुझे बताओ, एक चीज आपको पता है ये नहीं सेल होगी 2 साल 3 साल तक, क्या रखोगे? इसका मतलब जो स्टॉक आप रख रहे हो वो किस लिए मकसद के लिए रख रहे हो? कि वो मैक्सिमम कम से कम पीरियड में सेल हो जाए। अब आपके सवाल के जवाब आता हूं कि जी अगर 1 साल बाद भी नहीं बिकता, ठीक है, अगर 1 साल बाद भी, वो तो बाद का मसला है ना यार, अभी क्यों बीच में ला रहे हो? उसको बाद में कैसे ट्रीट करेंगे, वो तो आगे जाके पड़ेंगे अकाउंटिंग में। जिस दिन खरीदा है उस दिन इंटेंशन यही है कि 1 साल के अरसे में, 1 साल तो बहुत दूर की बात है। और दूसरी एक और चीज, अगर मैं मैनेजर हूं और मेरे पास स्टॉक आता है और वो बिक नहीं रहा और मैं वेट कर रहा हूं जी बिक जाएगा बिक जाएगा, तो इसका मतलब मैं इनएफिशिएंट हूं। मेरा काम है उसको सेल करना। कैसे सेल करता हूं? नहीं बिक रहा उसको सेल लगा दूंगा, उसकी प्राइस गिरा दूंगा कि भाई ये निकले। ये तो हो ही नहीं सकता कि स्टॉक पड़ा रह जाए। ये कैसे मैं मान लूं आपकी बात? ठीक है, अब आगे चाहिएगा। स्टॉक की सिंपल एग्जांपल डेफिनेशन मैं ये बता रहा था, ये करंट एसेट क्यों है? अभी मैंने बोला कि ये ऑटोमेटिकली कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। नंबर 2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अकाउंट्स रिसीवेबल्स। इसको हम डेटर्स भी कहते हैं। इसमें बी साइलेंट हम पढ़ते हैं, पढ़ भी लें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वैसे नॉर्मली हम डेटर्स कहते हैं इसको। अच्छा, अब अकाउंट्स रिसीवेबल होते क्या है? पहले डेफिनेशन लिख लो फिर मैं बताता हूं। द कस्टमर्स ऑफ द बिजनेस who purchased goods from us on credit terms। क्रेडिट का मतलब समझते हो? उधार पे। सर हु परचेज क्या आगे दोबारा बता दें? हु परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अस या अवर बिजनेस, कोई भी वर्ड लिख लो, ऑन क्रेडिट टर्म्स। ये जो डेफिनेशन लिखवाई है ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवाई है मैंने। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो क्या कहूंगा? वो कस्टमर जिनको हमने गुड्स सेल किए हैं ऑन क्रेडिट टर्म्स। क्या सारे कस्टमर कैश पे करके जाएंगे? बिजनेस को अगर आपने एक्सपेंड करना है तो ये बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आप क्रेडिट सेल भी करो, उधार पे भी बेचो। आप देखें मोहल्लों में शॉपकीपर्स होते हैं कि नहीं, कितना क्रेडिट चल रहा होता है? 40% 50% क्रेडिट पे स्टॉक जा रहा है। तो स्टॉक क्रेडिट तो एक हिस्सा है उसका। तो वो कस्टमर जिनको हमने क्रेडिट सेल की है, उधार पे गुड्स दिए हैं, वो मेरे अकाउंट रिसीवेबल रहेंगे, वो अकाउंट रिसीवेबल कहलाएंगे। लेकिन अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट क्यों है? खुद बताओ, आप सोचो। सर ये कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं बाद में सर। सर साल से भी लेट देगा तो हम बिजनेस तो कर ही लेंगे। जिस दिन इनकी ड्यू डेट आएगी ऑटोमेटिकली सर जब उधार वापस देंगे वापस मिलेगा, जब उधार वापस देंगे जी सर, जब उधार वापस देंगे तो वो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में देंगे, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब मैंने 1 ईयर की बात की थी, सुन लो। क्या आप किसी कस्टमर को कहोगे 5 साल बाद पैसे दे देना? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। 1 महीना बड़ी मुश्किल से देते हैं क्रेडिट। यानी अगर आप कहें कि मंथली तो चलो एक नॉर्म है ना, जैसे तनख्वाह पे मिलेगी जो जी हम दे देंगे, इट्स ओके। महीने का 2 महीने का लगा लो, 3 महीने का लगा लो, इससे ज्यादा क्रेडिट नहीं देते। ठीक है। तो लिहाजा अगर मैंने उसको 2 महीने का क्रेडिट दिया है तो ऑटोमेटिकली 2 महीने के बाद वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 महीने का क्रेडिट दिया, 3 महीने के बाद हो जाएगा, तो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है। अब फिर आपके माइंड में आएगा कुछ कस्टमर नहीं पे करते हैं, तो उसका क्या करेंगे? वो पूरा चैप्टर है बैड डेट्स, वो तो आगे जाके पढ़ेंगे। अभी तो हम बात कर रहे हैं आज की डेट की, जिस दिन मैं सेल
करो। अगर मुझे पता हो कि मिस्टर ए मुझसे खरीदने आया चीजें और इसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, ये पैसे नहीं देगा, तो क्या मैं उसको गुड्स दूंगा? तो गुड्स तो उसी पर्सन को दी जाती है ना जो आप, जिस पर आप ट्रस्ट कर रहे हो, जिसकी कोई इंफॉर्मेशन आपके पास है कि इसकी रेपुटेशन अच्छी है। ठीक है, अगर एक पर्सन की रेपुटेशन, मार्केट में रेपुटेशन का पता लगता है, ये मैं बता दूंगा आपको। जब आप मार्केट में बिजनेस कर रहे होते हो तो सब कुछ पता होता है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसलिए अकाउंट रिसीवेबल भी मेरे करंट एसेट्स हैं। जी सर, अगर ये यहाँ पे आप बात कर रहे हैं ना जो एसेट्स कन्वर्ट हो सके कैश में, सर अगर हमारे पास एसेट कैश ही हो तो वो किस में आएगा सर, करंट में या किसी और में? वो सर तो है ही करंट ना, कैश तो है ही करंट, वो तो खुद कैश में है ना। ओके सर। ठीक है, वैसे वो मैं आगे लिखने वाला हूं, जरा देखते जाइएगा। इसके बाद फिर आता है अदर रिसीवेबल्स। अच्छा, अब यहां पर एक चीज ज़हन में रखिएगा, अकाउंट रिसीवेबल और अदर रिसीवेबल एक लिहाज से तो एक ही चीज है कि मैंने लोगों से पैसे लेने हैं, लेकिन इसको अलग क्यों करते हैं? अगर सेल के अलावा मैंने किसी से पैसे लेने हैं, सेल के अलावा, वो मेरे अदर रिसीवेबल होंगे। ठीक है, यानी एक तो होता है ना सेल की है और उसके अगेंस्ट मैंने पैसे लेने हैं, वो अकाउंट रिसीवेबल। ये वर्ड स्पेशल सेल के लिए है। और अगर मैंने वैसे किसी को, सपोज किसी से पैसे लेने, क्यों लेने हैं? मिसाल के तौर पे मेरे पास कुछ सरप्लस फंड्स आ गए, अभी यूज नहीं हो रहे, जैसे कोविड सिचुएशन है, तो पैसे तो हैं लेकिन मैं आगे लगाना नहीं चाह रहा मजीद, तो पैसे रखने का तो फायदा कोई नहीं है। मैं क्या करूंगा? मैं बैंक में जमा करा दूंगा, यार बैंक से कुछ तो परसेंटेज मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं बैंक में जमा कराता हूं, बैंक मुझे कहता है साल बाद पैसे दूंगा, 3 महीने के बाद अकाउंट खत्म, क्लोज हो जाता है, साल खत्म हो जाता है वहां, तो 3 महीने की अमाउंट आपने लेनी है कि नहीं? वो अदर रिसीवेबल कहलाएंगे। ये अब सेल के अगेंस्ट नहीं है, अदर देन सेल जो भी रिसीवेबल होंगे वो अदर है। ये बहुत कम होते हैं, इक्का दुक्का होते हैं, इसलिए इसका आपको बहुत कम नजर आएगा। देन कैश एट बैंक, क्या सारे का सारा कैश आप अपने पास रखोगे? बिजनेस के अंदर क्या सारा कैश पे बिजनेस कर रहे होते हो? नहीं, चेक्स भी तो आते हैं, आपने पेमेंट्स करनी है, कैश की बजाय चेक की पेमेंट करते हैं। बड़े बिजनेस जो है उनके तो मिलियंस ऑफ रुपीस की पेमेंट्स होती हैं। क्या मिलियंस ऑफ रुपीस पॉसिबल है कि कैश में करें? क्योंकि कैश रिस्की है, लेने वाला भी कहता है कि नहीं मुझे चेक में दे दो, क्यों? सिक्योर है ना, वो अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो वो कैश जो आपका बिजनेस का कैश बैंक में पड़ा हुआ है, वो भी मेरा करंट एसेट है। क्यों? ये तो है ही कैश ना। चलो अगर मैं इसको इस मीनिंग में लूं कि मैं इसको जब चाहूं निकलवा सकता हूं, यस बिल्कुल निकलवा सकता हूं। जैसे मेरा अगर बैंक अकाउंट है, जितने भी पैसे हैं मैं जब चाहूं निकलवा सकता हूं, उसको कहते हैं कैश एट बैंक। इसी तरह कैश इन हैंड, ये जो अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया, ये वो है कैश इन हैंड। तो सारे का सारा बिजनेस में बैंक में भी नहीं जमा कराओगे, कुछ जो कैश पड़ा हुआ है वो आपका कैश इन हैंड है, और वो भी मेरा करंट एसेट है। क्योंकि वर्डिंग देखो ना, करंट एसेट की कन्वर्टेड इनटू कैश, जो ऑलरेडी कैश में है, जिसको कन्वर्ट करवाने की जरूरत नहीं, वो तो है ही करंट एसेट ना। ठीक है, और ये याद रखिएगा, इसको हम लिक्विड एसेट भी कहते हैं। अकाउंटिंग में हम इसको लिक्विड एसेट भी कहते हैं, क्योंकि ये प्योर लिक्विड है। कैश इज अ लिक्विड, अकाउंटिंग में हम कैश को लिक्विड कहते हैं। ठीक है, यानी कैश कितना इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। मैं आपको एक लाइन बता रहा हूं, एक बुक में मैंने पढ़ा, बड़ी अच्छी लाइन लगी। वो कहते हैं कि कैश इज लाइक ए ब्लड इन द बॉडी, कैश इन अ बिजनेस इज लाइक ए ब्लड इन अ बॉडी। अगर जिस्म से खून निकल जाए, वो बॉडी नहीं रहती, वो डेड बॉडी हो जाती है। इसी तरह बिजनेस से कैश निकल जाए, कैश रोटेशन में ना आए, तो क्या होगा? बिजनेस भी डेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लिक्विड एसेट भी कहते हैं। है नहीं, वो इस 5 कैटेगरीज में नहीं है, लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूं। यहां तक जितनी मैंने आपसे डिस्कशन की, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाए? एसेट्स। अब दूसरा एलिमेंट आते हैं लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज क्या होती हैं? आपसे पूछ रहा हूं, आम लैंग्वेज में बताओ, ये लाइबिलिटीज क्या होती है? वाजिबात। वाजिबात।
माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हो आप लोग कि मुझे उर्दू सिखा दी आप लोगों ने कि लाइबिलिटीज का मतलब वाजिबात। कोई और भी बताओ ना। की अदायगी सर, जी जिसकी आपने अदायगी करनी हो सर सर, ये जो तो फिर वो वाजिबात ही होता है। सर ये जो क्रेडिट से हमें से आने होते हैं, ये लाइबिलिटीज होती है ना सारी, यानी हर वो रकम सर जो सर पेबल्स। जी ठीक है सर जो अमाउंट कोई बंदा ओन कर रहा हो, ओ कर रहा मतलब हूं ओ कर रहा हो, सॉरी सर। हाँ ठीक है Sorry, sir. ठीक, बिल्कुल सही है। यानी अब सिंपली अगर मैं ये कहूँ लाइबिलिटीज क्या होती हैं, हर वो अमाउंट जो बिजनेसमैन ने पे करनी होती है। ठीक है, ऐसे तो नहीं पे करनी, कोई रीजन होगी ना। बिजली का बिल आया, जिस दिन आया वो आपकी लाइबिलिटी है। आपको आपने स्कूल स्कैंस में एडमिशन लिया, चालान मिला, जब तक जमा नहीं कराएंगे आपकी लाइबिलिटी। हाँ, जब जमा करा देंगे लाइबिलिटी खत्म, बिजली का बिल अदा कर दिया लाइबिलिटी खत्म। लेकिन लाइबिलिटी क्रिएट तो होती है ना। ठीक है, तो लाइबिलिटी को लिखिएगा एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस विद इन ब्रैकेट लिखें, ब्रैकेट लिखें इधर या आइदर, जो भी आप वर्ड पढ़ते हो, लीगल और कंस्ट्रक्टिव। अच्छा, ये चूंकि अकाउंटिंग के फ्रेमवर्क से मैंने ये वर्ड्स उठाए हैं, जरा टफ हैं थोड़े से देखने में, लेकिन इतने मुश्किल भी नहीं है तो। लेकिन इसके साथ एक और डेफिनेशन लिख लो जो आसान है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। दूसरी लिखिए अमाउंट, एनी अमाउंट, एनी अमाउंट लायबल टू पे, any amount liable to pay by the businessman to outsiders। अब ये वर्डिंग कंपैरेटिवली आपको बड़ी आसानी से समझ आएगी। यानी हर वो अमाउंट जो बिजनेसमैन ने आउटसाइडर को पे करनी है। यकीनी बात है, वो जिससे आप डील कर रहे हो वो आउटसाइडर ही तो है। मसलन अब जो आप बिजली का बिल किसको पे कर रहे हो, ऑब्वियसली वापडा को कह लो। ठीक है, तो वापडा आउटसाइडर है, हमारे बिजनेस के ऑनर तो नहीं है ना। इसी तरीके से अगर मैं क्रेडिट पे गुड्स खरीदता हूं, पहले तो बेचने की बात हो रही है ना, खरीदता हूं तो जिससे खरीद रहा हूं वो मेरे बिजनेस का ऑनर तो नहीं है ना। अपने बिजनेस का बेशक हो, मेरे बिजनेस का ऑनर तो नहीं है, वो आउटसाइडर कहलाएगा। ठीक है, तो जो अमाउंट आपने पे करनी है वो आपकी लाइबिलिटी। अब आ जाए यहां पर लाइबिलिटी की दूसरी डेफिनेशन, ऑब्लिगेशन। व्हाट इज ऑब्लिगेशन? इज अ लाइबिलिटी, सिंपल। ये उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? एनी अमाउंट लाइबल टू पे इज ऑब्लिगेशन। लेकिन ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस इज कैन बी क्रिएटेड थ्रू लीगल और कंस्ट्रक्टिव राइट। व्हाट इज लीगल ऑब्लिगेशन, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन? बहुत डिटेल में तो FAR 2 में जाके पढ़ोगे, इसमें पूरा स्टैंडर्ड है, लेकिन यहां ब्रीफली मैं डिस्कस करूंगा। हर वो लाइबिलिटी जो बाय लॉ आपको पे करना जरूरी हो उसको लीगल कहते हैं, बाय लॉ। मिसाल के तौर पे आपने बिजनेस के अंदर रूल्स को वायलेट किया। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये जो बोर्ड लगा होता है ना, बोर्ड जो हमारा क्या कहेंगे इसको, नाम देते हैं, हाँ बिल बोर्ड नहीं, वो जो ऊपर लगा होता है इसको खास नाम देते हैं। एनीहो, बोर्ड तो समझ गए हो, एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड जी ओके, जो बोर्ड लगा हुआ है उस पे टैक्स होता है, वो आपने स्पेसिफिक डेट तक पे करना होता है। अगर नहीं पे करोगे तो क्या होगा? फाइन होगा कि नहीं? पेनल्टी। अब आपने लेट कर दिया तो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ेगी। अगर नहीं करते तो वो आपको वो शॉप भी बंद कर सकते हैं, वो आपका बोर्ड भी उतार के ले जा सकते हैं। अथॉरिटी है, बाय लॉ, लॉ के मुताबिक आपको वो पे करना ही करना है, तो उसको हम कहेंगे लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक हो गया? जो बाय लॉ पे करना जरूरी है। चलो फाइन भी छोड़ दो, अगर मैं बोर्ड का टैक्स देना है तो ये लीगल ऑब्लिगेशन ही है ना, बाय लॉ देना जरूरी है। प्रॉफिट कमाया, टैक्स पे करना है, लीगल ऑब्लिगेशन है। ठीक है, जो बाय
virtue of an law आपके अराइज हो। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन वो होती है जो कंपनी खुद क्रिएट करती है। अब आप होगे ये क्या है जो खुद क्रिएट करती है, ये कौन सी ऐसी लाइबिलिटी है? देखो जब कोई, अब चलो मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। बिजनेस, कई बिजनेसेस कंपनी जो है पेंशन देती हैं एम्प्लॉयज को, देती है ना? क्या कोई लीगल लॉ जरूरी कहता है कि दो? क्या कहीं लॉ में लिखा हुआ है कि पेंशन मस्ट है? नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है, कई कंपनीज देती हैं और कई नहीं, बल्कि ज्यादा नहीं देती। पाकिस्तान में 10% शायद देती हैं और 90% नहीं पे कर रही, बिकॉज देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन। लेकिन जो कंपनी अनाउंस कर रही है जी कि मैंने अपने एम्प्लॉयज को जो है वो पेंशन देने की, उसने मुझे सर्व किया है, उसने मुझे इतना साल उसने सर्व किया, मैं इसको पेंशन दूंगा, तो दिस इज कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। ठीक है। हाँ, अब अगर वो ऑब्लिगेशन क्रिएट करके इनकार कर दे, मैं नहीं देता, फिर वो लीगल भी हो जाती है ना। ये जो यार, ये तो अंडरस्टूड है कि मैं अगर एग्रीमेंट करता हूं और एग्रीमेंट में लिखता हूं जी मैं ये चीज आपको पे करूंगा और मैं बाद में नहीं देता, तो जिस पर्सन जो आपकी पार्टी है, जो इफेक्टी है, उसके पास पूरा राइट है वो कोर्ट में ले जाए, तो फिर लीगल ऑब्लिगेशन हो जाए। ठीक है, लेकिन आमतौर पे ये कंस्ट्रक्टिव रहेगी। तो चाहे वो लीगल एक्शन से हो, कंस्ट्रक्टिव वे से हो, वो लाइबिलिटी। ठीक है सर, ये गोल्डन हैंडशेक जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव में आता है? जो गोल्डन, हाँ जी एग्जैक्टली, वो कंस्ट्रक्टिव में आता है, क्योंकि बाय लॉ तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि गोल्डन शेक हैंड दो। तो कंपनी ऑफर करती है तो कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब करते हैं तो वो फिर लाइबिलिटी क्रिएट होती है, वो कंस्ट्रक्टिव। ठीक है सर, अगर क्रेडिट परचेज करें तो वो लीगल होगी ना? वो तो लीगल है, लेकिन वो तो बाय लॉ है ना, कि वो तो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और उसके मुताबिक आप उसको परचेज करते हो। प्राइसेस अलबत्ता वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है, वही कहलाता है। प्राइस फाइनली नहीं होती, जो रेगुलर सप्लायर होता है ना, प्राइस आप फाइनल कर ही नहीं सकते। लॉजिक है उसके पीछे, कीमतें बढ़ गई, इन्फ्लेशन हो गई, तो क्या वो उसी प्राइस पे देगा? कभी भी नहीं देगा। तो वो रिफ्यूज कर सकता है उस बेस पे, तो फिर वो उसके पास राइट नहीं है। तो ये बहुत सी चीज़ बना, ये लॉ में चली जाएगी, हम इसकी मजीद डिस्कशन में नहीं जाते। सिर्फ मैं इस पॉइंट को डिस्कस कर रहा था कि लीगल और कंस्ट्रक्टिव में फर्क क्या है, ये बस आपको पता होना चाहिए। तो ऑब्लिगेशन किसी वजह से भी क्रिएट हो, वो लाइबिलिटी। इसी तरह जिस तरह एसेट्स की दो टाइप्स पड़ी थी, करंट और नॉन करंट, इसी तरह लाइबिलिटीज की भी दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज द नॉन करंट लाइबिलिटी एंड सेकंड इज करंट लाइबिलिटी। अच्छा, जब मैंने नॉन करंट एसेट और नॉन करंट करंट एसेट पढ़ा था, तो दोनों की डेफिनेशन में फर्क नजर आया था। एक जगह मैंने कहा एनी एसेट परचेज विद द इंटेंशन ऑफ यूज इनटू द बिजनेस एंड इट गिव्स अस बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। दूसरी जगह आज ही पढ़ा हमने कहा कि दोज एसेट व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि दोनों में वो यहां पर भी नजर आएगी कि 1 साल तक हो तो वो करंट और 1 साल से ज्यादा हो नॉन करंट। इसलिए याद रखिएगा, हर वो लाइबिलिटी जो विद इन 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर पे करनी होती है, 1 साल के बाद पे करनी होती है, उसको हम नॉन करंट कहते हैं। चाहे वो 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 10 साल हो। जैसे इसकी एग्जांपल लूं तो क्या होगा? बैंक लोन। अच्छा, वैसे और भी एग्जांपल मैं दे सकता हूं, लेकिन हमारे सिलेबस की हद तक सिर्फ एक ही है, बैंक लोन। वैसे मैं बोल देता हूं लीज लाइबिलिटी। कई दफा आप चीज लीज पे लेते हो, लीज तो अंडरस्टैंड करते हो ना, गाड़ी लीज पर, तो उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी क्रिएट हुई, दिस इज लीज लाइबिलिटी। ये लॉन्ग टर्म है, 5 साल के लिए लीज कराई जाती है, 10 साल के लिए कराई जाती है। सेम इसी तरीके से डिबेंचर्स। ठीक है, डिबेंचर्स एक ऐसा वे होता है जहां लोगों से आप एक सर्टिफिकेट इशू करके उनसे पैसा लेते हो और उस पर इंटरेस्ट फिक्स पे करते हो। ये लोन की किस्म होती है, सिंपल ये समझ लें कि कंपनी दे रही होती है। डिबेंचर्स, प्राइस बॉन्ड जो होते हैं, ये प्राइस डिबेंचर में बॉन्ड्स आता नहीं, है। प्राइस बॉन्ड्स नहीं। प्राइस बॉन्ड तो लाइबिलिटी है ही नहीं ना। प्राइस बॉन्ड कोई कंपनी इशू कर ही नहीं सकती, प्राइस बॉन्ड सिर्फ गवर्नमेंट इशू कर सकती है। ठीक है, ये तो बात हो रही है ना बिजनेसमैन की।
तो बिजनेसमैन डिबेंचर इशू कर सकता है, वो भी कंपनीज। सोल ट्रेडरशिप की हद तक ये नो, क्योंकि हम तो पढ़ी सोल ट्रेडरशिप रहे हैं, तो लिहाजा वहां पर ये भी नहीं आएगी। इसलिए मैंने कहा वो हमारी सिलेबस से सिर्फ एक ही रिलेट करता है, और वो है बैंक लोन। अब बैंक लोन जो बिजनेसमैन लेगा, अगर तो वो 1 साल के लिए लोन लेता है तो फिर वो नॉन करंट नहीं होगा, ये याद रखना है। वो क्या हो जाएगा? करंट। विद इन 1 ईयर कोई भी चीज होगी ना जो मैंने 1 साल के अरसे में पे करनी है, वो करंट लायबिलिटी। हर वो लायबिलिटी जो 1 साल से ज्यादा अरसे में पे करनी है, वो नॉन करंट। तो नॉन करंट में तो खैर एग्जांपल मैंने कहा एक ही यूज करें। करंट में मैं लिख सकता हूं, जैसे अकाउंट्स पेएबल की तरफ ही पहले आते हैं, इसकी डेफिनेशन जरूर लिख लें, अकाउंट्स पेएबल। इसका दूसरा नाम होता है क्रेडिटर्स। देखो अकाउंट रिसीवेबल कौन है? डेटर्स। अकाउंट्स पेएबल को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? क्रेडिटर्स। तो अकाउंट्स पेएबल क्या है? लिख लीजिएगा, द सप्लायर्स ऑफ द बिजनेस। Who sold goods to us? Who sold goods to us? On credit terms. On credit terms. क्या मतलब हुआ कि वो सप्लायर जो हमें गुड्स सप्लाई करते हैं या जो हमें गुड्स सेल करते हैं, तो दूसरे लफ्जों में ये कह सकता हूं ना, जो जिनसे मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं ऑन क्रेडिट। अब इन दोनों में जरा फर्क देखें, बहुत आसान है। मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं, एक शॉप बनाता हूं मोबाइल सेल फोन्स की। मैं क्या करूंगा? मेरी एक्टिविटी क्या है पहले तो ये बताओ। मैं ऑब्वियसली एक्टिविटी ये है कि सेल फोन खरीद कर मैंने बेचने हैं। जो जिससे खरीदूंगा वो मेरा सप्लायर, जिसको बेचूंगा वो मेरा कस्टमर। समझ आ गई बात? अगर मैं जिससे खरीदना और उससे मैं क्रेडिट लेता हूं, वो मेरा अकाउंट्स पेबल हो जाएगा। और जिसको मैं सेल कर रहा हूं और उससे क्रेडिट एग्री करता हूं, तो उससे जो अमाउंट लेनी है वो मेरा अकाउंट्स रिसीवेबल हो जाएगा, डेटर्स हो जाएगा। ठीक है? तो ये मतलब बाइंग और सेलिंग, परचेज और सेल से रिलेट करता है। इसी तरीके से अदर पेएबल, जिस तरह अदर रिसीवेबल की मैंने बात की थी, अदर पेएबल क्या होंगे? अदर देन परचेज, यानी गुड्स परचेज के अलावा जो मैंने कुछ चीज ली है, कोई चीज है, उसके अगेंस्ट पेमेंट करनी है, वो मेरा क्या कहलाएगा? अदर पेएबल। फॉर एग्जांपल, मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज की, बिल कब आता है? यूज करने के बाद या एडवांस में आता है? बाद में आता है। महीना खत्म हो गया, रीडिंग लेंगे, ठीक है? रीडिंग लेने के बाद मुझे बिल भेजेंगे। तो जब इसका मतलब है कि दिसंबर का बिल मैं कब पे करूंगा? जनवरी में। तो ये दिसंबर में जैसे बिल आएगा तो मेरी लायबिलिटी नहीं बनेगी जब तक कि मैं इसको पे नहीं करता, इसलिए वो अदर पेएबल होंगे। और ये कितने दिनों में पे करना है? करंट लायबिलिटी क्यों है? कितने सालों में पे करना है? सालों तो दूर की बात है, महीने भी दूर की बात है। हाँ जी, जिस दिन बिल आता है कितने दिन रहते हैं आमतौर पे, आप बताओ? 10 days मैक्सिमम होंगे ना 10 डेज, एग्री, मैक्सिमम। मैं तो ये भी कह सकता हूं कई दफा बिल आता है, डेट गुजर चुकी होती है। पता नहीं आपके साथ हुआ कि नहीं, मेरे साथ तो हुआ। क्या ख्याल है? यस सर। सर आखिरी 2 दिन रहते हैं, ड्यू डेट के तो आ जाता है। हाँ, ताकि वो चार्जेस ले लेना, वो पेनल्टी होती है, सरचार्ज होता है, वो भी अच्छा खासा कटा हो जाता है गवर्नमेंट को अगर इस तरह करे। लेकिन अब ऑनलाइन सिस्टम है, अब तो हम भी सियाने हो गए, हम इंतजार ही नहीं करते, हमें पता होता है इस डेट को बिल जनरेट हो जाना है, तो ऑनलाइन देखकर ऑनलाइन पेमेंट कर दी, कहानी खत्म। ठीक है ना? तो ऑनलाइन से बहुत फायदे हो गए, कोई नुकसान नहीं। अच्छा जी, अदर पेएबल के बाद एक चीज और मैं डिस्कस करूंगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, ये क्या चीज है
बैंक ओडी, इसको आम लैंग्वेज में ओडी कहते हैं। ओडी ये बड़ा फेमिलियर लफ्ज है। देखिए हर बिजनेस जब आप करते हो तो कुछ टर्मिनोलॉजीज बाय नेचर होती हैं। ओडी, ओवरड्राफ्ट, ये क्या चीज है? दिस इज अ टाइप ऑफ बैंक लोन, इज अ टाइप ऑफ बैंक, इट इज नॉट अ बैंक लोन, इज अ टाइप ऑफ बैंक लोन यू कैन से। लेकिन लोन और इसमें फर्क क्या है ओडी में, जरा देखिएगा। लोन और ओडी, ओवरड्राफ्ट। लोन मेरा अप्रूव होता है, मैं अप्लाई करता हूं, लोन अप्रूव हो जाता है। जिस दिन अप्रूव होगा, मतलब 1 लाख रुपए का लोन मैंने अप्रूव करवाया, तो 1 लाख रुपए मेरे पास मुझे मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे? बल्कि मेरे अकाउंट में आ चुके होंगे। अकाउंट, मेरा जो बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांसफर हो चुके होंगे। अब इस पे लोन जब मैं लेता हूं तो इंटरेस्ट रेट तय होगा ना कोई तो इंटरेस्ट रेट, जैसे सपोज 12% हुआ है। ये जो रेट एग्री होता है ये पर एनम होता है, ये सालाना होता है, ठीक है। अब 1 लाख पर इसका मतलब मैंने इंटरेस्ट पे करना है 12% सालाना। तो किस दिन से इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा मेरा? जिस दिन मैं लोन लूंगा। समझ आ गई मेरी बात? तो ये तो जनरली लोन लॉन्ग टर्म होते हैं, लेकिन अगर 1 साल के लिए लोन लिया है वो करंट हो जाएगा। वो ओवरड्राफ्ट नहीं है, वो अलग चीज है। ये जो मैंने लिखा, अगर मोर देन 1 ईयर है बैंक लोन तो नॉन करंट, विद इन 1 ईयर है, क्योंकि 1 साल से कम तो लोन होता ही नहीं है, मिनिमम 1 ईयर होता है। तो अगर 1 साल के लिए लोन ले रहे हैं तो वो करंट आ जाएगा, वो तो अपनी जगह है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट क्या है? ओवरड्राफ्ट इज नॉट अ लोन, इट इज अ फैसिलिटी। इसको समझने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, बड़ा सिंपल सा मासूमाना क्वेश्चन, मुझे जवाब दो। आपके बैंक में 20,000 रुपए पड़े हुए, आप 25,000 का किसी को चेक दे देते हो कि जाओ बैंक से ले आओ, क्या बैंक 25,000 दे देगा? नो यस सर दे देता है। नो सर। यस सर दे देगा। सर क्रेडिट यस क्यों कर रहा है? मुझे तो पहले ये बताओ, मुझे बताओ, मैं भी जाऊंगा। मुझे जो यस कर रहा है मुझे समझाओ, मुझे मशवरा दो, मैं भी जाऊंगा बैंक। सर वो क्रेडिट सर ये इस तरह ना कि अगर अकाउंट के मतलब अकाउंट आपका कुछ इस तरह का बना हुआ, ओके 20,000 आपका डेबिट में से निकल जाएगा और 5,000 आपको क्रेडिट हो जाएगा। आप कंडीशन लगा रहे हो ना, आपने कंडीशन लगाई है, मैं कह रहा हूं अनकंडीशनल। अनकंडीशनल समझ गए हो? कोई ऐसा कंडीशन नहीं है। सिंपल बैंक अकाउंट मैंने ओपन किया हुआ बिजनेस का, 20,000 बैंक में पड़ा हुआ है, 25,000 का मैं चेक देता हूं, क्या चेक ऑनर हो जाएगा? नो सर। नो, ठीक है। लेकिन अगर बैंक ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है, जो अभी आप बात कर रहे हो, और 1 लाख रुपए की आपके पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मौजूद है, ठीक है, आपके पास कैश नहीं पड़ा हुआ, ये याद रखिएगा, 1 लाख मेरे अकाउंट में नहीं पड़ा हुआ, फैसिलिटी है, लेटर दे दिया बैंक ने कि आप जब चाहो ये निकाल सकते हो। अब अगर मैं इस सूरत में 20,000 बैलेंस है मेरा और 25,000 में विड्रॉ करना चाहूं तो क्या बैंक दे देगा? यस। ओवरड्राफ्ट, समझ आ रही है? यानी मैंने अपने बैलेंस से ज्यादा रकम निकाल ली। अब यहां पर इस केस में ओवरड्राफ्ट कितना होगा? 5,000, ठीक है ना। 20,000 तो मेरा अपना था ना, 5,000 बैंक ने अपनी तरफ से डाल के मुझे दे दिया, तो 5,000 बिकम्स माई लाइबिलिटी, कि आखिर मैंने ये बैंक को वापस करने हैं, और मैक्सिमम 1 ईयर में वापस करने होते हैं, ये मैक्सिमम, ठीक है जी। सर ये जो ओवरड्राफ्ट अपने का 1 लाख तक, सर इसकी लिमिट किस तरह पता चलती है कि हम कितने ओवरड्राफ्ट कर सकेंगे? ये बिजनेस के ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप इस तरह कह लो कि बिजनेस की वर्थ पे ये बैंक डिसाइड करता है कि कितनी। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है कि सर इस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक या नहीं? मैं उसकी तरफ आ रहा हूं, प्लीज मैं उसकी तरफ आता हूं। मैं अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाया ओवरड्राफ्ट क्या है, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा ओवरड्राफ्ट का एडवांटेज क्या है। इस पे भी इंटरेस्ट रेट होता है, ये भी मैं बता दूं, इस पे इंटरेस्ट रेट बैंक लोन की निस्बत बहुत हाई होता है। बस अगर बैंक लोन 12% है तो ओवरड्राफ्ट शायद 22% हो,
24% हो, 25% हो, इतना हाई होता है, नॉर्मल से डबल होता है। ठीक है, लेकिन इसका फायदा क्या है? फायदा ये है, मुझे अगर यकम यानी आज फैसिलिटी मिल गई लाख रुपए की, क्या मुझे आज से इंटरेस्ट देना पड़ेगा? आंसर इज नो। मैं किस दिन दूंगा, किस दिन से मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा? यस, वो जो एग्जांपल दिए मैंने 20-25 वाली, जिस दिन मैं ओवरड्राफ्ट यूटिलाइज करूंगा ना, उस दिन से इंटरेस्ट शुरू होगा, और इंटरेस्ट पूरे लाख पे नहीं होगा। आप समझ रहे हो? पूरे लाख पे नहीं होगा, बल्कि जितना ओवरड्राफ्ट करवाया है उस पे इंटरेस्ट होगा, और वो भी कितने पीरियड के लिए? अगर मैं दूसरे दिन जमा करा देता हूं तो एक दिन का इंटरेस्ट पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि ओवरड्राफ्ट इवन दैट लुक्स वेरी कॉस्टली, बट इफ इट इज प्रॉपर्ली मैनेज्ड इट विल बी मोर बेनिफिशियल देन बैंक लोन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें पर डे के हिसाब से कैलकुलेशन होती है। अगर, और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आज सुबह मैंने बैंक से 50,000 रुपए विड्रॉ करवा लिए एक्स्ट्रा ओवरड्राफ्ट, और शाम को बैंक बंद होने से पहले 50,000 जमा करा दिया। सारा दिन 50,000 यूज किया, शाम को जमा करा दिया, क्या मुझे इंटरेस्ट पड़ेगा? नहीं, क्योंकि जो शाम को क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, तो शाम को क्लोजिंग बैलेंस तो ओवरड्राफ्ट है ही नहीं था, क्योंकि आपने 50 का 50 जमा करा दिया। तो इसलिए ये याद रखिएगा कि ओवरड्राफ्ट इज द मोस्ट फेवरेट यानी फेवरेबल। अगर आप ओवरड्राफ्ट कहां यूज करते हो ये फिर लंबी बात हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट बात करके जाऊंगा कि ओवरड्राफ्ट हम वहां पे यूज करते हैं जहां हमारी नीड शॉर्ट टर्म के लिए हो। मुझे पता है कि कुछ दिनों के बाद पैसे आ जाएंगे, फिर तो आप यूज करो, लेकिन बैंक लोन वहां यूज किया जाता है जहां आपको पता है कि ये ज्यादा अरसा लगेगा कैश जनरेट होता हुआ, तो वहां लोन ज्यादा बेटर है। तो ये फाइनेंसिंग डिसीजन है, इसको अभी छोड़ दो। ठीक है जी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी सिर्फ इसलिए है कि ये आपने 1 साल के अरसे में पे करनी होती है। समझ आ गई बात? दीज आर द लाइबिलिटीज। अब तीसरा एलिमेंट आते हैं ऑनर्स इक्विटी। जी, जी बिल्कुल लाजमन होता है। असल में ये होता है ना कि ये चलता रहता है कई सालों तक, लेकिन जो भी अमाउंट आपने आज ओवरड्राफ्ट कराई है वो 1 साल के अरसे में होती है। बात समझो कि मतलब अब 1 जनवरी को मैंने लिया, जून को यूज किया, तो अगले जून तक है ना टाइम मेरे पास, तो वो अगला काउंटिंग ईयर भी आ जाएगा। तो बजाहिर आपको ऐसा लगेगा कि ये तो 2 साल हो गए, नहीं, एक पेमेंट जो आप लेते हैं ना वो 1 साल में पे करनी होती है मैक्सिमम। तो वो रोटेशन में होता है, कभी आ जाए, आप मैंने 5,000 निकलवाया, तीसरे दिन जमा करा दिया, फिर कुछ दिन के बाद निकाला, फिर दे दिया, तो वो तो खत्म होता जा रहा है। जो पेमेंट आप निकालेंगे वो 1 साल के अरसे में पे करें, इसलिए हम इसको करंट कहते हैं, रोटेशन में रनिंग। जी सर, ये जो ओवरड्राफ्ट है इसका टाइम हमारे पास फिक्स्ड होता है कि हमने ईयरली पे करना है, मतलब 1 ईयर के बाद, या फिर हम ज्यादा टाइम ले सकते हैं 1 साल से ज्यादा पे करने के लिए जो हमने निकलवाए होते हैं, विड्रॉ कराए होते हैं? 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए पे नहीं कर सकते इसको। इसके लिए ना पूरे प्रूडेंशियल रेगुलेशंस है जो सेंट्रल बैंक इशू करता है। अगर आपको 1 साल से ज्यादा चाहिए तो फिर आप लोन की तरफ से होगा, फिर आप ओवरड्राफ्ट की तरफ मूव नहीं कर सकते। सर ये जो आपने लिमिट अभी बताई है 1 लाख की, ये सर हर बार होगी चेंज, या मतलब अभी हम लोग अगर 50,000 ओवरड्राफ्ट कर लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम 50 हो जाएगी या 1 लाख ही होगी? नहीं, ये 1 लाख का मतलब है कि एक टाइम में 1 लाख से ज्यादा रकम नहीं निकल सकती, यानी बैलेंस जो है ना ओवरड्राफ्ट को वो लाख से एक्सीड नहीं कर सकता। मतलब मैंने 50,000 निकाल लिया, 2 दिन बाद मैंने 40,000 और निकाल लिया, अब फिर 4 दिन बाद मुझे 20,000 चाहिए, मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि लिमिट मेरी कितनी है और मैं 90 यूटिलाइज कर चुका हूं, तो सिर्फ 10 और निकाल सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं निकाल सकता। इसको लिमिट कहते हैं। लेकिन अगर मैं रकम जमा कराता रहूंगा तो लिमिट दोबारा, वो गैप है ना 0 से लाख के दरमियान गैप जो है, लोन यूज करता रहूंगा गैप कम होता जाएगा, जमा कराता रहूंगा गैप कम होता रहेगा, बढ़ता जाएगा, एंड दैट्स ऑन, इस तरह मूव करता रहेगा। ठीक है, आगे आएगा ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी देखिए, द राइट ऑफ ऑनर्स
on the assets of the business. Is owner's equity. सर रिपीट कर दें। जी, the right of owners on the assets of the business. अच्छा, अब जरा देखिएगा, इससे आगे एक लाइन और लिखें, दिस राइट इज नॉन एज रेजिडुअल राइट, RESIDUAL, रेजिडुअल राइट। सोल ट्रेडरशिप में बिजनेस किसका है? सोल ट्रेडर का। जो बिजनेस के एसेट हैं वो किसके हैं? नहीं, वो बिजनेस के। एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा मैंने, कल समझाया, मैं फिर बोल रहा हूं। मिस्टर ए बिजनेस स्टार्ट करता है और अकेला मालिक है, पैसा ए ने लगाया। अब जो बिजनेस के एसेट्स हैं वो किसके हैं? एक एक लाइन सुनिएगा, वो बिजनेस के हैं, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है। ठीक हो गया अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? ओके, वो किसके हैं? बिजनेस के हैं। लेकिन चूंकि ऑनर तो वही है ना, तो उस पर राइट किसका है? ऑनर का है। उस पर राइट मिस्टर ए का है, वो जैसे मर्जी चाहे बिजनेस के लिए यूज करे, क्योंकि वही ऑनर है। लेकिन उस राइट को हम रेजिडुअल राइट क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर मैं बिजनेस बंद कर दूं, फर्ज करें मिस्टर ए बिजनेस बंद कर दे, तो क्या होगा? क्या वो सारे एसेट जो बेचेगा उससे जो कैश आएगा वो किसका है? वो उसको क्या करेगा? मुझे ये बताओ। बिजनेस क्लोज किया मिस्टर ए ने, जितने एसेट्स हैं बेच दिए, कैश आया, वो कैश किसका है? मिस्टर ए का ही है। मिस्टर ए का। बिजनेसमैन का बजायर है ना, ये बिजनेस तो खत्म हो गया ना। यस सर, बिजनेस खत्म हो गया तो सर अब तो वो उसने ऑन कर लिया वापस, अब वो दोबारा शुरू करता है तो डिपेंड करता है। अच्छा, अब सुन लो मेरी बात सुन लो आप। देखो, होता ही है, जब बिजनेस बंद होता है ना, तो जो भी एसेट बेचे जाते हैं उससे क्यों कैश जनरेट होता है, वो ऑनर नहीं ले सकता। अभी पहले क्या करेगा? उससे सारे के सारी अपनी लाइबिलिटीज को, बिजनेस की लाइबिलिटीज को पे करेगा। पे करने के बाद अब जो अमाउंट बच रही है रेजिडुअल, जो बच रही है वो ऑनर की, रेजिडुअल राइट। ये याद रखना है। यानी इसका मतलब है कि जो बिजनेस के एसेट्स हैं उस पर राइट किस किस का है? ऑनर्स का भी है और लाइबिलिटी होल्डर का भी है। जिसने हमें वो नहीं उधार दिए हुए हैं, जिनके हमने पैसे देने, उनका भी राइट है, बल्कि उनका प्राइमरी राइट है, और हमारा ऑनर का रेजिडुअल राइट। इसलिए हम वर्ड डेफिनेशन में लिखते हैं द रेजिडुअल राइट ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज नॉन ऑनर्स इक्विटी। ठीक हो गया जी? हाँ, टाइम 3:30 होने चले, बस काफी है आज की। अच्छा, अब मुझे बताया नहीं आप लोगों ने, जरा बता दो कि 11 कौन सा टाइम मैंने बोला था? 10 से 11 किसी की कोई क्लास होती है? नो सर, सबसे अच्छा टाइम है। कोई किसी की नहीं होती। आर यू श्योर? यस सर। ठीक है सर। फ्राइडे वाले दिन हम ये टाइम रख सकते हैं। सर डेली रख ले बेशक। यार डेली, खुदा के बंदे, मैं भी इंसान हूं, मुझे 1 घंटा ब्रेक चाहिए। ठीक हो गया सर। मुझे इतनी क्लासें हैं कि मैं 1 घंटा ब्रेक करूंगा। अगर रमजान भी आ रहा है, रोजे भी हैं, तो इसलिए 1 घंटा मैंने रखा। चलो एक दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक दिन, क्योंकि ये काफ़ी लंबा लेट हो जाता है ना, तो अगर हम 11 बजे रख लें क्लास, 11 से 12, तो ये हो जाएगा कि चलो सिर्फ एक दिन मैं बर्दाश्त कर लूँगा, कोई मसला नहीं। ठीक है ना? फिर भी अगर किसी का हो तो मुझे मैसेज कर दें, अगर किसी का मसला हो। वो अभी तो आप अगला जुम्मा आएगा ना, आज तो नहीं है। अच्छा, मैं ये अटेंडेंस मार्क करता हूँ ज़रा प्लीज़। मैंने चेक करना है कौन से स्टूडेंट जो हैं वो एनरोल नहीं है, अभी तक नाम नहीं आया मेरे पास, और ये खतरनाक चीज़ होगी। अब्दुल हसन जी। सर आपने साहब ने बूथ को गलती से बैच 3 में ऐड कर दिया। किसको?
फाहद महमूद सर। फाहद महमूद को मैंने बैच फाहद 3 में ऐड महमूद कर, सर। यार जो लिखा होगा वही किया, चले 12 मैं देख लेता हूँ। अब्दुल ठीक है सर। मोइस, प्रेजेंट सर। ठीक है। अब्दुल रहमान, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला, अहमद रजा, अली हमीद सत्ती, आमिना शहजाद, आसमा नदीम। अच्छा, अब यहाँ ए खत्म हुआ है तो ए में मेरे पास यहाँ नाम आ रहा है अक्सा इरफान। अक्सा इरफान, आपका नाम मेरे पास एनरोल नहीं है, कल तक करवा लो, नहीं तो मैं जो है ना, मैं चूंकि रूल्स पे चलने वाला बंदा हूँ तो मैं डिलीट कर दूंगा नाम, जिन जिनको मैं हाईलाइट। सर मंडे तक हो जाएगा। जी बेटा, मुझे बात हो बस गई। उनकी तरफ से आप रब्ता कर लो, और क्योंकि मुझे उन्होंने कहा जी कि आप अनएनरोल्ड स्टूडेंट को ना छोड़ें। अच्छा जी, ठीक है आगे दाइम खान, प्रेजेंट सर। दानिश अली, प्रेजेंट सर। ईमान नासिर, इशा रहीम, प्रेजेंट सर। फरहान तारिक, प्रेजेंट। फसीउर रहमान। प्रेजेंट सर। अच्छा, अब एफ खत्म हुआ, एफ तक जो है ना मेरे पास फाइका, तहलील, इकबाल, आपका नाम नहीं आ रहा मेरे पास, आप चेक करवाएं। सर मेरा जी, बैच 3 में नाम था तो मैंने बैच चेंज करवा दिया था बैच 5 में। आपका बैच फ्री है? मेरा बैच 3 था पहले, फिर इकोनॉमिक्स की वजह से मुझे अपना बैच चेंज करवाना था अच्छा, आप तो 5 सर में हैं। सलमान से बात की थी, सर ने कहा था मैं आपका नेम बैच 5 में डाल दूंगा। आपका जो है ना नाम, मैं 3 में भी चेक कर लेता हूँ, आपका नाम 3 में भी नहीं आ रहा, ठीक है, आप ज़रा चेक करवाएं, ना 3 में आ रहा है ना 5 में आ रहा है। ओके सर। अच्छा जी, गनीज़ा रियाज, गुलाम मुस्तफ़ा, उसके बाद गुलशेर अहमद, हाफिज मोहम्मद उजैर, प्रेजेंट सर। हुमायूं, हमाद अजीज भट्टी, हमाद हसन, प्रेजेंट सर। हिना इजाज। सर प्रेजेंट है, उनका माइक खराब है। कौन प्रेजेंट? हुमायूं, इकरा रियाज, इकरा जुल्फकार, सॉरी, कंजा जावेद, प्रेजेंट सर। खलील अहमद, खुर्रम भट्ट, प्रेजेंट। माहम इमरान, प्रेजेंट सर। मलाइका गफार, प्रेजेंट सर। मलक एहसन रफीक, प्रेजेंट सर। ओके, मारिया मसूद, प्रेजेंट। माया मंसूर, ओके जी, ये क्या मसला है, एक मिनट है। ठीक है जी, आगे चलिएगा। मिसबा वसीम, मिशल खान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अब्दुल्ला रफ़ी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अनस, प्रेजेंट सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अनस के बाद आइएगा आगे, ओन अब्बास, प्रेजेंट सर। असद इरफान, प्रेजेंट सर। हमजा अब्बासी, प्रेजेंट सर। हसन अफाक, प्रेजेंट। जुनेद फारूक, खुबैब रहीम, ओके, मोहम्मद मुबीन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मूसा, कासिम अली, प्रेजेंट सर। शर्जील अनवर,
ओके, उसके बाद तलहा रजाक, प्रेजेंट सर। तलहा जहीर कियानी, ओके, उस्मान अमजद, यासिर खान, जैन अब्बास, जरियाब, ज़ुहैब सलामत प्रेजेंट है, ठीक है। सर मुस्तफा मिसबा प्रेजेंट है, उसका माइक नहीं चल रहा। मिसबाह का माइक नहीं चल रहा, प्रेजेंट ही लगाई। नूर, नौमान लियाकत, प्रेजेंट सर। राजेश शान अब्बास, राजेश प्रेजेंट सर। सलमान हैदर, प्रेजेंट 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 शयान, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ठीक हो गया। सुफियान, अच्छा। सैयद मोहम्मद अबू तालिब, प्रेजेंट सर। मौजूद। सैयदा अरूसा मकसूद, प्रेजेंट सर। ताबिश शफीक, प्रेजेंट सर। तलहा इजाज कुरैशी, और ज़ारा जमील, प्रेजेंट सर। है ये कौन बोला है? तेमास अहमद। तेमास, आपका एनरोलमेंट नहीं है मेरे पास। सर मेरी बैच 3 में हुई भी थी, मैं शिफ्ट हुआ हूँ बैच 5 में। अभी चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट ठहरिएगा, शायद हुई हो। बैच 3 में भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ना बैच 3 में है ना बैच 5 में है, तो आप चेक करवा लें। कल का दिन दे रहा हूँ, नहीं तो परसों से ये सारे नाम उड़ जाएंगे, ठीक है। सर मंडे तक हो जाएगा, मंडे तक मैं मंडे को कॉलेज जाऊंगा, फिर मंडे को करवा देता हूँ। इंशाल्लाह। सर हिना इजाज प्रेजेंट लगानी है उसकी, उसका माइक खराब है। किसकी? सर हिना इजाज। अच्छा।